हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है हिंदी ट्यूब स्टोरीज़। और आज मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसी डरावनी कहानी लेके आ चुका हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और खो जाइए हमारी डरावनी कहानियों में। ये कहानी शुरू होती है राजेश के परिवार से। राजेश का परिवार शिक्षित और आधुनिक विचारधाराओं वाला है। इनमें से कोई भी भूत प्रेत, जादू टोने और तंत्र विद्या जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन एक अजीब सी घटना के बाद इन सबको इस बात पर यकीन करना ही पड़ा। जो घटना राजेश के परिवार के साथ घटी, इस घटना ने राजेश के पिता को मानसिक रूप से बीमार बना दिया। ये बात लगभग 2016 की है, जब राजेश के परिवार ने एक प्लॉट खरीदा और उस पर घर बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक आदमी उस प्लॉट पर आता है और वो देखने में थोड़ा विचित्र सा लग रहा था। और तभी राजेश की मम्मी ने कहा कि आप कौन हो। वो आदमी अजीब सी आवाज़ में कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ सही नहीं किया, ये प्लॉट मुझे चाहिए था अपने बड़े बेटे के लिए। तभी राजेश की मम्मी उससे कहती हैं कि अगर आपको ये प्लॉट इतना ही पसंद आ गया था तो आपने इसे ख़रीदा क्यों नहीं। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मेरे ख़रीदने से पहले ही तुम लोगों ने इसे ख़रीद लिया और ये तुम लोगों के जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। तभी राजेश की मम्मी ने कहा, अगर आपको ये प्लॉट इतना ही ज़रूरी चाहिए तो आप हमसे ख़रीद लीजिए। तभी वो आदमी बोलता है, जितने में तुम लोगों ने ये प्लॉट ख़रीदा है तुम मुझे उतने में ही बेचोगे, लेकिन मैं तो इस प्लॉट को लगभग आधे दाम में ख़रीदने वाला था और अब मुझे इसे नहीं ख़रीदना। तभी राजेश की मम्मी ने कहा, ठीक है, हम अब इसे बेचना भी नहीं चाहते और आप यहाँ से चले जाइए। वो आदमी वहाँ से बहुत गुस्से में निकला और जाते जाते वो पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी विचित्र सी लग रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर बनकर खड़ा हो गया। अभी भी पूरी तरीके से घर तैयार नहीं हुआ था, लेकिन राजेश की फैमिली उस घर में शिफ्ट हो गए और शिफ्ट होते ही शुरू होता है एक ऐसा माया जाल जिसे राजेश की फैमिली ने समझने में बहुत देर कर दी। उस दिन के बाद इन्हें अक्सर अपने घर के बाहर कुछ खून की छींटें दिखाई देती थी और टोने टोटकी का सामान भी दिखाई देता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनका परिवार काले जादू या किसी भी टोने टोटके पर विश्वास नहीं करता, इसलिए ये सब इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे, जो कि इनकी सबसे बड़ी भूल है। एक रात करीब 1 बजे इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इनके घर पर कोई पत्थर फेंक रहा है। 4-5 बार ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत भारी पत्थर इनकी छत पर बरसा रहा हो। ये सब लोग उठ गए और छत पर जाकर देखने लगे और इन्हें अपनी छत पर कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन वहाँ इन्हें बड़े बड़े पत्थर ज़रूर दिखाई दिए। सुबह इनको पता चला कि ये सब शायद इनके पड़ोसी का काम है और इसलिए इन लोगों ने उनकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी। लेकिन उनके खिलाफ़ कोई सबूत और कोई गवाही ना होने के कारण वो वहाँ से छूट गए और आने पर वह शायद इन लोगों से अब ज़्यादा ही चिढ़ गए थे। अगली ही रात राजेश के पिता के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। जब उनसे दर्द सहन नहीं हुआ तो राजेश अपने पिता को लेकर अस्पताल गया और उन्हें वहां भर्ती करवाया। डॉक्टर ने उन्हें मामूली दवाई और कुछ पेन किलर देकर वापस भेज दिया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कहा यह संकेत गंभीर बीमारी का हो सकता है। ये सब लोग राजेश के पिता को लेकर घर वापस आ गए और अगले ही दिन रात को राजेश के पिता के पेट में दोबारा से दर्द शुरू हो गया और उन्हें फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया। इससे पहले उन्हें कोई भी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए राजेश की फैमिली ने सोचा कि किसी और डॉक्टर को दिखाया जाए और उन्हें एक दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहाँ पर उनके सारे टेस्ट हुए और उसके बाद यह बात सामने आई कि उन्हें पथरी हो गई है, वो भी इस लेवल की कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद तुरंत ही उनका ऑपरेशन करवाया गया। लेकिन हॉस्पिटल से घर आने के बाद दिन ब दिन उनकी सेहत और ख़राब होती जा रही थी।
वो कुछ खा पी भी नहीं पा रहे थे। अब तो ये हालत हो चुकी थी कि राजेश के पिता को रोज़ रात बहुत बुरे सपने आते थे। उन्हें हर बार ऐसा लगता था कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है और कोई उनका गला दबा रहा है। वो तुरंत उठकर बैठ जाते थे और चीखने चिल्लाने लगते थे और 2-4 दिन बाद उनकी हालत और बुरी हो गई। अब वह रात में चिल्लाते हुए उठते थे और दीवारों पर अपना सर मारने लगते थे। उन्हें पकड़ पकड़ कर लिटाया जाता था और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो न जाने किससे रात को शीशे में देखकर बातें किया करते थे। और जब राजेश ने अपने पिता से पूछा, आप किससे बातें कर रहे हो, तो उनका जवाब आता था, ये सामने ही तो बैठा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या। इस दिन के बाद से राजेश की फैमिली में डर का माहौल पैदा हो गया था। कुछ दिन बाद उनके घर के बाहर वही खून के छींटे और टोने टोटके का सामान दिखाई दिया। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि रात के करीब 2 बजे राजेश की मम्मी को किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। तभी उन्होंने आवाज़ की तरफ बढ़ना शुरू किया और वो आवाज़ घर के बाहर से आ रही थी। और जब उन्होंने देखा, उनके घर के बाहर कोई कोने में बैठकर रो रहा था। अब वह बहुत डर चुकी थी। जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाती हैं, उन्हें वही खून की छींटें और टोने टोटके का सामान दिखाई देता है। उन्होंने हिम्मत कर अपने कदम आगे बढ़ाए और उस इंसान की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह जो व्यक्ति अभी बैठा हुआ रो रहा था वो वहाँ से गायब हो चुका था। वह भागती हुई घर के अंदर आई और अब यह सिलसिला लगभग हर रात चलने लगा। अब राजेश की मम्मी ने अपनी एक सहेली को इस बारे में बताया। वह राजेश की मम्मी को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से यह बताया कि कोई है जो तुम्हारे घर को काली विद्याओं से बांधे हुए है। तांत्रिक ने तंत्र विद्या के द्वारा राजेश के पिता को सम्मोहित किया और उन्होंने बताया कि इनके साथ कोई बहुत बुरी शक्ति है जो कि जल्द ही इनकी मौत का कारण बन जाएगी। उन्होंने ये भी बताया, आपका तो पूरा घर ही भूत प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है और ये सब किसी ने अपने काले जादू से करवाया है। उसके बाद तांत्रिक जी ने अपनी तंत्र विद्या से उन्हें ये भी बताया कि आपके घर को तंत्र विद्या में बांधने वाला और कोई नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जो कि आपके घर को खरीदना चाहता था। उसकी नीयत ही खराब थी, क्योंकि वो उस ज़मीन को अपने काले जादू के दम पर उल्टे सीधे दामों में लेना चाहता था। लेकिन राजेश के परिवार की किस्मत इतनी ख़राब थी, उस व्यक्ति के खरीदने से पहले ही राजेश की फैमिली ने ये प्लॉट खरीद लिया था, जिसके कारण यह इन बुरी शक्तियों के बीच में फंस गए थे। लगभग 1 हफ्ते तक तांत्रिक जी ने उनके घर पर साधनाएं करी और बहुत मुश्किल से राजेश के परिवार को उन काली शक्तियों से छुटकारा मिला और उसके बाद राजेश के परिवार ने उस घर को ही छोड़ दिया, क्योंकि उन काली शक्तियों से छुटकारा पाने के बाद भी उन्हें उस घर के आसपास कुछ बड़ा अजीब सा महसूस होता था। तो उन्होंने घर छोड़ना ही सही समझा और अब राजेश का परिवार बिल्कुल सुखी है। तो ये कहानी शुरू होती है वरुण से, और वरुण जो है वो खाटू श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। नए साल में उसकी नौकरी किसी कारणवश चली गई और उसके सर पर मुसीबतों का पहाड़ आना शुरू हो गया। नौकरी जाने के बाद किसी तरह उसने पहला महीना तो गुजार लिया। नौकरी ना होने के कारण उसे कर्ज लेना ही पड़ा और इसी तरह कर्ज में डूबे हुए 2 महीने और बीत गए। अब तो वरुण बहुत परेशान हो गया और अपने भगवान खाटू श्याम बाबा से कहने लगा, बाबा यदि इस महीने मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, और यदि मैं उसके बाद साल भर की भी मेहनत करता रहूं तो भी मैं इस ब्याज को नहीं चुका पाऊंगा। वरुण ऐसा ही कह रहा था, तभी अचानक उसका दोस्त आ गया जिसका नाम अमित है। अमित ने उसका हालचाल पूछा, और भाई कैसा है तू, और तेरी नौकरी का क्या हाल है। वरुण उससे बोलता है, कुछ मत पूछ यार, मैं कर्जे में पूरी तरह से डूब रहा हूँ और नौकरी कहीं मिल नहीं रही। अगर तुझे किसी भी नौकरी के बारे में पता है तो प्लीज मुझे बता दे यार। अमित वरुण से बोलता है, यार एक जॉब तो है, पर ऐसी नौकरी तो मैं किसी दुश्मन को भी ना बताऊं, और अगर कोई अच्छी नौकरी मिलेगी तो मैं तुझे ज़रूर बताऊंगा।
वरुण बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोलता है, ऐसी कौन सी नौकरी है जो तू अपने दुश्मन को भी नहीं बताना चाहता? अमित बोलता है, रहने दे यार, तुझसे नहीं होगा। वरुण बोलता है, अरे बता यार, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अमित बोलता है, देख तू ऐसा कह तो रहा है, लेकिन कोई भी वहाँ 2 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाता। वरुण बोलता है, देख यार, तू मुझे अपनी बातों में मत घुमा, मुझे प्लीज सीधा सीधा बता दे। अमित बोलता है, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तेरे घर से 15 मिनट की दूरी पर एक हॉस्पिटल है, वहीं पर तेरी नौकरी है और मैं तुझे डॉक्टर का नंबर देता हूँ, तू उसे मेरा नाम बता दियो तो वो तुझे आसानी से नौकरी दे देगा। वरुण बोलता है, ऐसा क्या है उस नौकरी में, मुझे तू बताता क्यों नहीं? अमित बोलता है, यार ये सब तो डॉक्टर साहब ही तुझे बताएंगे। अमित से बात करके वरुण काफी हैरान था, आखिर में कौन सी नौकरी है जिसके लिए अमित ऐसी बातें कर रहा है। अमित के जाने के बाद वरुण ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और पूछा, क्या मुझे ये नौकरी करनी चाहिए? वरुण की पत्नी भी काफ़ी हैरान थी, लेकिन उस समय उनके हालात ऐसे थे कि उसने भी बोला कि हाँ, आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगले दिन वरुण तैयार होकर डॉक्टर के यहाँ पहुँच गया और डॉक्टर से कहने लगा, सर मुझे अमित ने भेजा है और मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर बोलता है, क्या तुम इस नौकरी को कर पाओगे? वरुण बोलता है, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। डॉक्टर बोलता है, तुम बोल तो रहे हो, पर मुझे नहीं लगता तुम ये नौकरी कर पाओगे। वरुण बोलता है, ऐसी क्या बात है सर, आप मुझे साफ साफ बताइए तो सही कि मुझे करना क्या होगा। डॉक्टर बोलता है, ठीक है, तुम जानना चाहते हो ना, तो मैं बताता हूँ। तुम्हारी नौकरी हॉस्पिटल में नहीं होगी, लेकिन ये नौकरी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। वरुण बोलता है, ये सब तो ठीक है सर, लेकिन यह तो बताइए मुझे करना क्या होगा। डॉक्टर बोलता है, ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ तुम्हारी नौकरी होगी और ये एक मुर्दा घर है। उसके बाद डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी नौकरी शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक होगी। इस बीच जो भी लाश मुर्दा घर में आए उसका नाम पता लिखना है और उसके साथ आए हुए लोगों का भी नाम लिखना है। इसके बाद लाश का फिंगरप्रिंट और 2 फोटो लेनी है। उसके बाद लाश को एक बॉक्स में बंद कर मुर्दा घर में रख देना है। वरुण बोलता है, ये तो बहुत आसान काम है, ये तो बताइए कि मेरी सैलरी कितनी होगी। डॉक्टर बोलता है, तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपये होगी और यदि तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हारी सैलरी मैं अगले महीने से ही बढ़ा दूंगा। क्या तुम इस काम को करने के लिए तैयार हो? वरुण फिर बोलता है, ये इतना आसान काम कौन नहीं करना चाहेगा। डॉक्टर बोलता है, फिर ठीक है, अभी तुम घर जाओ, कल आना। तो ये लो पेपर और अपने घर वालों के साइन लेकर आओ। वरुण हैरान होकर बोलता है, सर नौकरी तो मुझे करनी है ना, तो घर वालों के साइन की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर बोलता है, कुछ भी हो, लेकिन ये तो फॉर्मेलिटी है, तुम्हें पूरी ही करनी पड़ेगी। डॉक्टर बोलता है, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? वरुण बोलता है, सर मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं। डॉक्टर बोलता है, ठीक है, तो इस पेपर को आज तुम ले जाओ और कल अपनी बीवी के साइन करवा कर ले आना। वरुण बोलता है, सर ये काम कल क्यों, मैं आज ही आधे घंटे के अंदर साइन करवा कर लेकर आता हूँ। और वरुण भागा भागा घर गया और उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई। उसके बाद वरुण उस पेपर को लेकर 25 मिनट के अंदर वापस आ गया। डॉक्टर बोलता है, ठीक है, तुम कल से आ जाना। वरुण बोलता है, सर कल से क्यों, मैं तो आज से ही शुरू करने को तैयार हूँ, ताकि मेरी सैलरी आज से ही जुड़ जाए। डॉक्टर बोलता है, तुम आज घर चले जाओ और अंतिम बार अपने परिवार के साथ रह लो और इसके बाद तुम्हें मुर्दा और लाशों के बीच ही रहना है। डॉक्टर की बात मानकर वरुण घर चला जाता है और अपनी पत्नी के साथ इस जॉब की चर्चा करने लगता है। पत्नी ने कहा, तुम्हारा बॉस पागल तो नहीं है जो इतने से काम के 20,000 रुपये दे रहा है और ऊपर से सैलरी बढ़ाने की बात करता है। वरुण हंसते हुए बोलता है, अरे पागल नहीं, बल्कि वो तो महापागल है, ऐसे काम के तो कोई 8,000 भी ना दे, ये तो 20,000 देने को तैयार है। और अगले दिन वरुण ठीक शाम के 7 बजे मुर्दा घर पहुँच जाता है। वहाँ पर सबने उसका स्वागत किया और पूछा, डर तो नहीं लग रहा है? वरुण ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। सबने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब भी डर लगे या कोई परेशानी हो तो हमें कॉल ज़रूर कर देना। वरुण बोला, यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको ज़रूर याद करूँगा। इसके बाद सब लोग चले गए और बाहर केवल एक चौकीदार बैठा हुआ था। वरुण भी मुर्दा घर के अंदर जाकर बैठ गया और वहाँ बैठकर गाने सुन रहा था। तभी रात के करीब 1:15 बजे दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। वरुण ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले एक लाश लिए आ रहे थे। मुर्दा घर में नया आदमी को देखकर डॉक्टर और पुलिस वाला हैरान रह गया और कहा, तुम कौन हो? जो यहाँ काम करता था वो कहाँ गया? वरुण ने कहा, वह अब जा चुका है और अब मैं यहाँ काम करता हूँ।
लाइए मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ कर देता हूँ। इसके बाद वरुण ने उस लाश की 2 फोटो खींची और उसके फिंगरप्रिंट्स लिए, उसका नाम लिखा और पुलिस वालों का नाम लिखा और उसे एक बॉक्स में बंद करके मुर्दा घर के अंदर डाल दिया। सुबह होते ही वहाँ के सारे स्टाफ वाले आ गए और वरुण डॉक्टर से पूछकर अपने घर चला गया। पहला दिन तो सब ठीक था। अगले दिन फिर वरुण शाम के 7 बजे मुर्दा घर पहुंच गया और उसी रात करीब 2 बजे उनका दरवाजा फिर से किसी ने खटखटाया। वरुण ने दरवाज़ा खोला तो फिर से एक डॉक्टर और एक पुलिस वाला एक लाश को लिए आए थे। वह लाश एक लड़की की थी और उसका एक हाथ कटा हुआ था। उसका शरीर थोड़ा जला हुआ भी था। उस लाश को देखकर वरुण थोड़ा डर सा गया। उसे घबराता हुआ देखकर डॉक्टर और पुलिस वाले ने पूछा, क्या हुआ वरुण भाई, डर गए क्या? वरुण ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा, तो फिर इतना घबरा क्यों रहे हो? वरुण ने बोला, अरे मैं डर नहीं रहा हूँ, वो तो इस तरह की लाश पहली बार देख रहा हूँ ना, इसलिए डर तो लगता ही है। उसके बाद यह बात सबने मजाक में टाल दी। फिर वरुण ने उस लाश के फिंगरप्रिंट्स लेना शुरू कर दिए, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स कुछ ढंग से आ नहीं रहे थे। तभी उसने उस लड़की का नाम लिखा और उसका फोटो खींचने लगा, लेकिन फोटो बिल्कुल भी साफ नहीं आ रही थी। कभी तो कैमरा हिल जाता था और कभी फोटो बिल्कुल धुंधली आ जाती थी, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। बहुत देर तक ट्राई करने के बाद भी वरुण एक भी फोटो सही से नहीं खींच पाया था। परेशान होकर वरुण ने डॉक्टर को फोन लगाया और कहा, एक डॉक्टर और पुलिस एक लाश को लेकर आए हैं, लेकिन उस लाश का ना तो फोटो ठीक से आ रहा है और ना ही फिंगरप्रिंट्स। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ऐसा हो जाता है। तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ, सुबह आकर स्टाफ सब कुछ देख लेगा। वरुण ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, और यहाँ पर सब लोग कितने अच्छे हैं। और उसके बाद उसने उस लाश को एक बॉक्स में बंद किया और मुर्दा घर के अंदर ही सरका दिया। उसके बाद वह मुर्दा घर में आकर अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे ही वरुण अपनी सीट पर आकर बैठा तो उसे बक्से की खुलने की आवाज़ आई। उसने सोचा बक्सा थोड़ा ढीला बंद हुआ होगा, इसलिए अपने आप खुल रहा है, और बॉक्स के पास जाकर उसने बॉक्स को जोर से बंद किया। फिर आकर अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठा बॉक्स तुरंत फिर से खुल गया। इस बार वरुण थोड़ा डर गया, लेकिन हिम्मत करके वो बॉक्स के पास गया और उसने एक बार फिर से जोर से उस बॉक्स को बंद किया और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अब जैसे ही वरुण अपनी सीट पर आकर बैठा, वैसे ही एक व्यक्ति उसके कमरे के दरवाजे के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर वरुण चिल्लाया, दरवाजा क्यों पीट रहे हो, मैं आ रहा हूँ ना। वरुण ने अपनी खिड़की से देखा तो उसे एक बूढ़ा दिखाई दिया। उसने कहा, इस लाश को जला दो। वरुण बोला, किस लाश को? बूढ़ा, ये जो अभी लड़की की लाश आई है, को जला दो। वरुण बोलता है, क्यों? बूढ़ा बोलता है, ये लड़की मेरी बेटी है और इसके अंदर भूत है जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसे जला दो वरना तुम सब मारे जाओगे। वरुण बोलता है, तुम पागल हो गए क्या? मैं भी स्टाफ को बुलाता हूँ। जैसे ही उसने चौकीदार और पुलिस वालों को बुलाया तो वहाँ बूढ़ा उन्हें देखकर वहाँ से भाग गया। इसके बाद फिर से वरुण जैसे ही अपनी सीट पर बैठा तो उस लाश का बॉक्स फिर से खुल गया और इस बार लड़की का सिर बाहर निकल आया। वरुण अपने कमरे में ही बैठे बैठे सब सीसीटीवी में देख रहा था, और जैसे ही उसने ये हरकत देखी तो डर के मारे अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वो बाहर भाग गया और बाहर जाकर वो चौकीदार के पास ही बैठ गया और बोला, आज रात मैं आपके पास बैठकर ही गुजारना चाहता हूँ। क्या बात है वरुण भाई, एक ही दिन में इतना डर गए, और कल जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो फिर क्या करोगे? वरुण बोलता है, तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगे? चौकीदार बोलता है, अरे मैंने डॉक्टर साहब से 3 दिन की छुट्टी ली है और मैं अपने गांव जा रहा हूँ। वरुण बोलता है, अच्छा तुम गांव जा रहे हो तो तुम्हारी जगह कोई तो आएगा ना। अरे 2-3 दिन के लिए कौन यहाँ नौकरी करने आएगा, बस 3 दिन की तो बात है, तुम संभाल लेना। यहाँ पर ये दोनों कुछ बात ही कर रहे थे कि अंदर से कुछ सामान इधर उधर पटकने और कुछ सरकाने की आवाज आने लगी। दोनों ने सोचा कि शायद कोई डेड बॉडी चोरी तो नहीं कर रहा, इसलिए वो दोनों अंदर चले गए और लाइट जलाए तो देखा वह लड़की की लाश सच में अपने ही आप सरक रही थी। वह दरवाजे तक पहुंच गई थी। वहीं पर उन्होंने देखा उस लाश को वो बूढ़ा पैर पकड़कर खींच रहा था। दोनों ने उस बूढ़े को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया और बूढ़े से कहा, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? वो वापस से वही सारी बातें दोहराने लगा, इस लड़की के अंदर भूत है और यदि तुमने इसे नहीं जलाया तो ये तुम सबको मार देगी। वरुण ने सबके साथ मिलकर उस बूढ़े को वहां से भगा दिया। अब वरुण को थोड़ा थोड़ा डर और लगने लगा और उसे उस बूढ़े की बातों पर यकीन होने लगा, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच उसे अब ज्यादा डर नहीं लग रहा था। उसने उस लाश को उठाकर बक्से में रख दिया और अंदर सरका दिया। अब सुबह होने पर वह अपने घर गया
और सारी बात उसने अपनी पत्नी को बताई। उसकी बीवी ने कहा, देखो मैं मानती हूँ कि यह भूत प्रेत होते हैं, इसलिए तुम अब वहाँ जाना तो हनुमान चालीसा पढ़ना। वरुण ने कहा, अरे मुझे किसी से डर नहीं लगता। और वरुण बिना किसी सुरक्षा के मुर्दाघर फिर से चला गया। करीब 1 घंटे बाद एक व्यक्ति आया और वरुण से बोला, मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है, तुम मुझे ये बताओ कि कौन सी लाश के फिंगरप्रिंट और फोटो नहीं आ रहे थे। वरुण बोला, ये रही वो लाश। जैसे ही वरुण ने उस लाश का बॉक्स खोला, वो हैरान रह गया और उसने देखा कि जो उसका कटा हुआ हाथ था वो अपने आप उस लाश से जुड़ चुका है। वरुण ये देखकर डर गया और उसने कहा, अरे कल तो ये हाथ कटा हुआ था, आज कैसे जुड़ गया। वह आदमी बोला, अरे आप पागल तो नहीं हो गए या शराब पीकर आए हो, कटा हुआ हाथ अपने आप कैसे जुड़ सकता है। वरुण ने बोला, अरे मैं शराब वगैरह कुछ नहीं पीता और ना ही मैं पागल हूँ, कल ये सब मैंने अपने रजिस्टर में लिखा था और डॉक्टर साहब को भी बताया था। उस आदमी को यकीन दिलाने के लिए वरुण ने डॉक्टर को फोन लगाया तो डॉक्टर ने भी कहा, हाँ वरुण तो सच बोल रहा है, इस लाश का एक हाथ कटा था। वह दोनों ये बातें कर रहे थे कि वहाँ उन्हें कुछ अजीब सी हलचल होती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई तो है। तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे की कुर्सी अपने आप गिर गई। यह देखकर दोनों डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए और बाहर आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। दोनों अभी यह कहे जा रहे थे कि हम बच गए। तभी उन्होंने गेट की ओर देखा तो वहां पर वही लड़की खड़ी थी जिसकी लाश अभी बॉक्स में देखी थी। अब तो दोनों के पसीने आने लगे। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी वरुण ने खाटू श्याम बाबा को याद किया और कहा, बाबा मैं परेशान हूँ, मदद करो। इस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकता और इस नौकरी में रह भी नहीं पा रहा हूँ, बाबा कुछ भी करके मदद करो। वरुण ये बोलते बोलते डर के मारे आंख बंद कर लेता है। जैसे ही वह थोड़ी देर बाद आंख खुलता है तो वह लड़की गायब हो चुकी थी। उसके बाद दोनों ने आव देखा ना ताव देखा, सीधे अपने घर की ओर भाग गए। जैसे ही वरुण घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने देखा वह बहुत डरा और घबराया हुआ था, तो उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में जब वरुण को कुछ सुकून महसूस हुआ तब बीवी से उसने सारी बात बताई। अब उसकी बीवी ने सीधा सीधा बोल दिया, जब तुम कल जाओगे तो हनुमान चालीसा तो जरूर लेकर जाओगे। वरुण ने भी डर के मारे हाँ कर दिया। अब अगले दिन वरुण और उसके साथ जो आदमी था, दोनों ने डॉक्टर को पूरी बात बताई। डॉक्टर ने कहा, साइंस हमें ये मानने की अनुमति तो नहीं देता, पर अगर तुम दोनों ने ऐसा कुछ महसूस किया है तो हम इसे नकार भी नहीं सकते। इसलिए वरुण आज से तुम वहाँ अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ कोई ना कोई आदमी जरूर रहेगा। वरुण ने कहा, ठीक है। अब वरुण के साथ जो आदमी था उसे डर तो नहीं लगता था, लेकिन वह इन सब चीज़ों में विश्वास जरूर करता था। अब आज की रात दोनों एक साथ मुर्दाघर की ऑफिस की सीट पर बैठे हुए थे और सीसीटीवी कैमरा में देख रहे थे। 2-3 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रात के 2:15 बजे वह बॉक्स फिर से खुला और उसमें से लड़की खुद बाहर निकल के आ गई। यह देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अब दोनों ना तो भाग सकते थे और ना वहाँ बैठ सकते थे, इसलिए दोनों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। वह लड़की बक्से से निकलकर उनके पास आ गई और ठीक उनके पीछे खड़ी हो गई। वो दोनों सीसीटीवी से उसे देख पा रहे थे, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी और लगातार बालाजी का ध्यान कर रहे थे और हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे थे। वह लड़की रात भर उनके पीछे खड़ी रही, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाई और सुबह होते ही वो लड़की गायब हो गई। ऐसा भयानक दृश्य दोनों ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। सुबह होते ही दोनों ने सारी बात डॉक्टर को बताई और सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया, तो डॉक्टर को ना चाहते हुए भी दोनों की बातें माननी पड़ी। उसके बाद वरुण और डॉक्टर ने डेड बॉडी उसके पिता को सौंप दी। उसके पिता ने कहा, अच्छा हुआ तुम इसे सही समय पर ले आए, वरना तो आज डॉक्टर साहब का नंबर था और कल इसने उस चौकीदार को भी मार दिया था। वरुण हैरान होकर पूछता है, पर क्यों? बूढ़ा बोलता है, ये अपनी शक्तियां बढ़ा रही है और जानते हो इसने तुम्हें सबसे पहले क्यों नहीं मारा? वरुण बोलता है, हाँ इसे तो मुझे सबसे पहले मारना चाहिए था। बूढ़ा बोलता है, तुम तो इस मुर्दा घर में रखकर उसकी रखवाली कर रहे थे और जब उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती तो वो तुम्हें भी मार देती। उसके बाद सबने मिलकर उस लड़की का अंतिम संस्कार किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिले। उस दिन के बाद से लेकर वरुण आज तक नौकरी कर रहा है और उसे कोई परेशानी नहीं आई। बोलिए। ये कहानी शुरू होती है महेश और विक्की से। महेश और विक्की अपने दोस्त विनोद की शादी में उसके गांव जा रहे थे। विनोद का गांव उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित था। महेश और विक्की ना तो पहले कभी गढ़वाल गए थे और ना ही उन्हें वहां का रास्ता पता था। इसलिए महेश और विक्की ने विनोद को फ़ोन लगाया
और फ़ोन पर ही विनोद से एड्रेस ले लिया। गढ़वाल जाने के लिए महेश और विक्की बस में बैठ गए और गढ़वाल पहुंचते पहुंचते रात के लगभग 9 बज चुके थे और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। और जैसे ही लोग बस स्टॉप से उतरे, इन्हें एक और गाड़ी करनी थी विनोद के गांव पहुंचने के लिए। पर जब ये लोग बस स्टॉप पर पहुंचते हैं, ये लोग देखते हैं वहां पर ना तो कोई गाड़ी दिख रही थी, ना ही कोई इंसान। इसलिए उन्होंने विनोद को फ़ोन लगाना सही समझा। फिर महेश ने विनोद को कॉल लगाई, पर विनोद का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके कारण महेश और विक्की ने यह तय किया कि हम थोड़ा और आगे जाएंगे। महेश और विक्की लगभग 1 किलोमीटर पैदल ही चल के आगे पहुंच चुके थे, लेकिन इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा आगे पहुंचते ही इन्हें एक आदमी दिखा। महेश और विक्की ने उस आदमी से पूछा, क्या यहाँ पर कोई टैक्सी नहीं मिलेगी? वो आदमी बोलता है, ये तो आप पीछे जो बस स्टैंड है वहाँ पता कर लीजिए। महेश और विक्की बोलते हैं, अभी हम तो वहीं से आ रहे हैं। वो आदमी बोलता है, फिर तो आपको सुबह ही कोई गाड़ी मिलेगी। महेश और विक्की बोलते हैं, यहाँ पर कोई रात बिताने के लिए होटल या गेस्ट हाउस है? वो आदमी बोलता है, वो यहाँ से थोड़ा ही आगे एक होटल है, पर यहाँ के लोग कहते हैं कि वो होटल कुछ सही नहीं है। उसकी बात सुनकर महेश और विक्की बोलते हैं, सही नहीं है से आपका क्या मतलब? वो आदमी बोलता है, लोग बोलते हैं कि वो भूतिया होटल है और वहाँ जल्दी से कोई जाता भी नहीं। उसकी बात सुनकर महेश को हंसी आ गई और वो हंसते हुए कहता है, अबे यार भाई, तू कहाँ इन भूतों की बातें कर रहा है? ये भूत वूत कुछ नहीं होते। और विक्की से बोलता है, अरे विक्की, मैंने तुझे कहा था ना, वहाँ गांव में कोई ना कोई तो तुझसे भूत प्रेत की बातें ज़रूर करेगा। महेश की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अरे भैया, मेरा काम था बताना, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ रहो या ना रहो वो आपके ऊपर है। जय राम जी की, मैं तो चलता हूँ। फिर विक्की बोलता है, अरे भैया रुको, इसका ऐसा मतलब नहीं था, ये तो मजाक कर रहा था। वैसे आपने कहाँ बताया था वो होटल? फिर उस आदमी ने कहा, वो यहाँ से सीधा जाओगे तो थोड़ा ही आगे वो होटल आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद महेश और विक्की होटल की ओर निकल पड़े। वो दोनों थोड़ा ही आगे पहुँचे थे कि उन्हें होटल भी मिल गया, जिसके बारे में उस आदमी ने उन्हें बताया था। पर महेश और विक्की ने देखा कि वो होटल देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था और उस होटल को देखकर महेश ने कहा, अरे भाई, काश ये होटल बाहर से जैसा दिख रहा है वैसे अंदर से ना हो, क्योंकि वो होटल बाहर से देखने में काफ़ी पुराना और गंदा लग रहा था। फिर उसके बाद विक्की ने कहा, भाई मुझे तो ये होटल सच में हॉन्टेड लग रहा है। विक्की की बात सुनकर महेश बोलता है, अबे भाई, तू कहाँ उस आदमी की बातों में आ रहा है? फिर उसके बाद महेश और विक्की होटल के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचे, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि होटल अंदर से भी काफ़ी गंदा और पुराना था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस होटल में कई दिनों से कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। विक्की और महेश यही सोच रहे थे कि आखिर कोई इसमें रह कैसे सकता है, क्योंकि उस होटल के अंदर से एक अजीब तरह की बदबू आ रही थी। तभी महेश ने कहा, अरे यार, ये होटल है कि कबाड़ खाना? चल यार, कोई दूसरा होटल ढूंढते हैं। विक्की बोलता है, अबे भाई, इतनी मुश्किल से तो ये होटल मिला है, यहाँ दूर दूर तक कोई होटल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी इनके पीछे से आवाज़ आई, हाँ जी सर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आवाज़ सुनकर महेश और विक्की पीछे मुड़कर देखने लगे तो उनके पीछे लगभग 35 या 40 साल की उम्र का एक आदमी खड़ा हुआ था और उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस होटल का मैनेजर हो। फिर उसके बाद वो आदमी महेश और विक्की के पास चलकर आता है और बोलता है, बोलिए सर, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? फिर विक्की बोलता है, भैया क्या कोई रूम खाली होगा? विक्की की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी, तभी महेश विक्की के कान में थोड़ा हंसकर बोलता है, अबे भाई, इसमें तो सारे ही रूम खाली लग रहे हैं और इस होटल में रुकना ही कौन चाहेगा। तभी विक्की अपनी कोहनी से महेश को हल्का सा धक्का मारता है और धीरे से कहता है, अबे चुप रहे। तभी उस होटल के मैनेजर ने कहा, हाँ सर, खाली रूम मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैनेजर उन्हें कमरे तक ले गया। महेश और विक्की कमरे में सीधा पहुंचकर लेट गए,
क्योंकि महेश और विक्की काफ़ी थक चुके थे और थोड़ी ही देर में इनकी आंख भी लग गई। फिर न जाने कितनी देर बाद विक्की की आंख खुली तो विक्की ने देखा महेश बिस्तर पर उठकर बैठा हुआ था। और तभी विक्की ने कहा, क्या हुआ भाई, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? फिर उसके बाद महेश ने विक्की की तरफ देखा और बोला, भाई ध्यान से सुन, शायद कोई टॉयलेट के अंदर है। महेश की बात सुनकर विक्की भी सुनने की कोशिश करने लगा तो विक्की को भी ऐसा लगा कि जैसे कोई टॉयलेट के अंदर है और किसी की गुनगुनाने की आवाज़ टॉयलेट के अंदर से आ रही थी। आवाज़ सुनकर महेश और विक्की दोनों खड़े हो गए और ऐसा लगा जैसे बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से हल्का सा खुला हो और महेश और विक्की अपनी नज़र दरवाजे पर ही गड़ाए हुए थे। और तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है तो महेश की आंखें फटी की फटी रह गई और मानो जैसे दिल छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि विक्की ने देखा था जो बाथरूम के अंदर से निकला था वो कोई और नहीं बल्कि महेश था। और वो पूरा हैरान रह गया था क्योंकि महेश तो उसके बगल में बैठा हुआ था, तो जो बाथरूम के अंदर से निकला था वो महेश कौन है? ये सब देखकर विक्की की हालत ख़राब हो गई और विक्की को समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से असली महेश कौन है। तभी बाथरूम के पास जो महेश खड़ा हुआ था उसने कहा, अबे विक्की जल्दी उठ वहाँ से, पता नहीं किसके पास बैठा है तू। जो विक्की के बगल में महेश बैठा हुआ था उसने कहा, नहीं विक्की, वो पता नहीं कौन है, मैं तो कब से तेरे साथ ही हूँ। फिर उस महेश ने कहा जो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, यार भाई तू जब से सो रहा था मैं तभी बाथरूम गया था और वहाँ से वापस आया तो तू पता नहीं किसके साथ बैठा हुआ है। विक्की इन दोनों की बातें सुनकर बड़ा ही हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि उसका असली दोस्त कौन सा है। तभी विक्की को याद आया महेश के सीधे हाथ में एक निशान है। इसलिए विक्की ने कहा, तुम दोनों में से जो भी असली महेश है सीधे हाथ की बाजू को ऊपर करके मुझे दिखाए। दोनों महेश ने अपने हाथ ऊपर करे पर दोनों के हाथ में ही वो निशान बना हुआ था और ये सब देखकर विक्की के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और अब विक्की को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और इन दोनों में से किस पर विश्वास करे। तभी जो बाथरूम के पास महेश खड़ा हुआ था उसने कहा, अबे विक्की ज़्यादा सोच मत, उठ जाओ वहाँ से जल्दी, क्योंकि यहाँ आते समय उस आदमी ने भी हमें बताया था कि ये होटल भूतिया है और हम दोनों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और इसलिए हम यहाँ इतनी बुरी मुसीबत में फंस गए। उस महेश की बात खत्म होते ही जो विक्की के बगल में महेश बैठा हुआ था वो ये सुनकर बोलता है, मुझे तो लगता है यही वो भूत है जिसकी वो आदमी बात कर रहा था। पर अब विक्की और ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि इन दोनों में से एक तो महेश था और दूसरा इस होटल का भूत। विक्की यही सोच रहा था तभी जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था उसने कहा, विक्की जो तेरे बगल में बैठा है उससे पूछ कि तेरे घर का नाम क्या है, तुझे किस नाम से बुलाते हैं। उस महेश ने जैसे ये कहा तभी जो महेश विक्की के बगल में बैठा हुआ था उसने कहा, विक्की इसकी बात मत सुन, यह तुझे फालतू की बातों में फंसा रहा है। विक्की को शायद अब समझ में आने लगा कि कौन सा असली महेश है। फिर जो महेश बाथरूम के पास खड़ा हुआ था उसने बोला, विक्की बातों में तो ये फंसा रहा है, इससे पूछना, अभी फैसला हो जाएगा कौन असली है कौन नकली। महेश की बात सुनकर विक्की समझ गया और विक्की यही सोच रहा था कि इससे पूछना सही नहीं रहेगा क्योंकि जो महेश का रूप ले सकता है वो कुछ भी कर सकता है। पर तभी जो महेश विक्की के बगल में बैठा हुआ था उसने कहा, अबे विक्की उठ और चल जल्दी मेरे साथ, हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है। फिर विक्की ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, महेश तू बताता क्यों नहीं कि मेरे घर का नाम क्या है, तू मुझ पर शक कर रहा है क्या? फिर विक्की ने कहा, ना भाई शक नहीं कर रहा हूँ, तू बताना फिर मैं बिल्कुल शक नहीं करूँगा। विक्की की बात खत्म होते ही जो महेश बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, देखा विक्की इसे पता ही नहीं है तो ये तुझे क्या बताएगा, चल अब जल्दी उठ वहाँ से। फिर उस दूसरे महेश ने कहा, ना भाई मुझे पता है पर अभी याद नहीं आ रहा,
इसके बाद विक्की और महेश जो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा हुआ था वहां से तुरंत भागते हुए उस कमरे से निकले, पर वो दूसरा वाला महेश भी उठकर इन दोनों के पीछे भाग रहा था और पीछे से आवाज़ लगाते हुए बोल रहा था, अबे विक्की रुक, मैं ही असली महेश हूँ, तू गलती कर रहा है। पर ये दोनों उसकी आवाज़ों को अनसुना कर रहे थे और सीधा भागते ही जा रहे थे और भागते भागते सीधा ये दोनों होटल के दरवाजे तक पहुंच गए। ये दोनों होटल का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। पर तभी पीछे से उस दूसरे महेश ने कहा, विक्की तू मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रहा है, तू कैसा दोस्त है? विक्की मेरी बात पर यकीन कर, आजा मेरे साथ, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है। फिर तभी विक्की देखता है कि ऊपर एक खिड़की बनी हुई थी। वो उस खिड़की को कुर्सी फेंककर तोड़ देता है और महेश और विक्की पैदल ही पैदल विनोद के घर की तरफ भागते हुए जा रहे थे। और विनोद के घर पहुंचते ही उन्होंने ये बात विनोद के पिताजी को बताई। तो विनोद के पिताजी ने उन्हें बताया कि अगर तुम गलती कर देते और दूसरे वाले महेश पर विश्वास कर लेते तो तुम शायद आज जिंदा ना होते। तो ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन एक लड़का जो एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम ज़्यादा आ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में थोड़ी देर हो गई। यह अपने ऑफिस से देर रात को निकला और ये अपनी बाइक से जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद इसकी बाइक खराब हो गई और यह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर आगे बढ़ रहा था। कुछ देर के बाद इसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया और उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ और ये सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते, ये सब कुछ होता है। इस पर लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, तो क्यों हमें नहीं दिखते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे ज़रूर भूत ही दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी भी कुछ लाशें सुलग रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली हुई थी। साधु ने ज़मीन पर एक लोहे की कील गाड़ दी, उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया और इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी और उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बताशे लिए और उसे चारों जगह पर रख दिया। सारे बताशे उस धागे के पास एक ही लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्माएं इसे खाने आएंगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंखें खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह ये जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं बैठी हुई थी जो बताशे खा रही थी। लेकिन अब उसने ये देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ थी जो कुछ ही दिन पहले मर गया था। तो उसके हाथ से धागा छूट गया और वो डर के मारे शमशान घाट से भागने लगा। साधु ने उसे मना करा कि ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन वह व्यक्ति बहुत डरा हुआ था, जिसके कारण वो सिर्फ भाग रहा था। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने ये सब अपने माता पिता को बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्माओं को देखा था। इसके बाद वह काफ़ी बीमार रहने लगा और धीरे धीरे इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई और जो भी इसके साथ आत्मा थी
वो इसे ले जाना चाहती थी और उसने इसके घर वालों को बता दिया था कि कल शाम को मैं इसे ले जाऊंगा। और उसके बाद इनके घर वाले बहुत ही परेशान हो गए। फिर लड़के के पिता ने एक पंडित जी से बात करी और वह अपने साथ पंडित जी को लेकर आए। और जैसे ही पंडित जी घर पर आए वो समझ गए कि लड़के की हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। अब तो इसे सिर्फ बालाजी ही बचा सकते हैं। तुम इसे मेहंदीपुर बालाजी ही लेके जाओ, वहीं इसका इलाज होगा, अन्यथा वो शक्ति इसे अपने साथ लेकर जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब उस लड़के को लेकर बालाजी के लिए निकल गए। और जैसे ही ये लोग बालाजी पहुँचे, वहाँ के पंडित इस लड़के को पकड़कर अंदर ले गए। कुछ देर बाद ही इस लड़के का इलाज शुरू कर दिया और बालाजी की कृपा से आज ये लड़का बिल्कुल स्वस्थ है। आज की कहानी शुरू होती है कृष्णा से। कृष्णा निकलता है अपनी दीदी के घर। जैसे ही कृष्णा अपनी दीदी के घर पहुंचता है, कृष्णा के जीजा जी और उनके फैमिली मेंबर्स प्लान बनाते हैं एक ऐसी जगह जाने का जो कि इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। मैं इसका आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इतना बता देता हूं कि ये एक फोर्ट है। जैसे ही ये लोग प्लान बनाते हैं, ये लोग टोटल 10 लोग हो गए थे, जिसमें इनके फैमिली मेंबर्स और कुछ पड़ोसी भी शामिल थे। लेकिन इन्होंने सबसे पहले अपने फैमिली से परमिशन लेना सही समझा। कृष्णा के जीजा जी की मम्मी ने साफ मना कर दिया, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है और तुम ऐसा सोचना भी मत। लेकिन ये सब लोग काफ़ी ज़िद कर रहे थे। इसी ज़िद के कारण जीजा जी की मम्मी ने इनको परमिशन दे दी और ये सब लोग रात के 12 बजे 2 गाड़ियों में वहाँ से निकल जाते हैं। वो हॉन्टेड प्लेस इनके घर से करीब 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही ये लोग जा रहे थे, मात्र 2 या 3 किलोमीटर ही रह गए होंगे, वहाँ पर 2 औरतों ने इनका रास्ता रोक लिया और ये सब लोग हैरान रह गए कि आखिर इतनी रात को ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो औरतें देखने में थोड़ी अजीब सी लग रही थी और वो इन सबको लोकल लैंग्वेज में कुछ बोल रही थी, लेकिन इन सबको बहुत हल्का सा समझ में आ रहा था। और आपने तो सुना ही होगा कि भूत प्रेतों का बोलने का तरीका थोड़ा अलग सा होता है। वो लोग नॉर्मल बोलने के बजाय नाक से बात करते हैं और वो इनसे कहती हैं कि तुम्हारा यहाँ से आगे जाना बिल्कुल सही नहीं है और तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। इन लोगों को काफ़ी जल्दी थी वहाँ पहुँचने की, इसलिए ये उन महिलाओं को बोलते हैं, हाँ ठीक है, हम चले जाएंगे और आप हमारी गाड़ी के सामने से हट जाइए और हमें जाने दीजिए। उन औरतों को थोड़ा गुस्सा आ गया था और वो बोलती हैं, अगर तुम जा ही रहे हो तो ये लो, इसको अपने साथ लेके जाओ। कृष्णा के जीजा जी उसको देखते हैं और वो एक सिक्का था जो कि काफ़ी साल पुराना लग रहा था और वो जल्दबाजी में उस सिक्के को लेकर अपने साथ चल देते हैं। ये लोग जैसे ही फोर्ट पहुंचने वाले थे, इन्होंने बाहर ही अपनी गाड़ी पार्क कर दी और ये लोग पैदल ही अंदर जाने लगे। अंदर जाते ही इनको बड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी और नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही थी, लेकिन ये लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी इनको अचानक एक आदमी दिखाई दिया जो कि फोर्ट के थोड़ा अंदर ही खड़ा हुआ था। वो इनसे बोलता है, यहाँ पर इस टाइम पे आना तुम्हारा बिल्कुल सही नहीं है और यहाँ पर कोई भी रात के 12 बजे के बाद और सुबह के 4 बजे से पहले नहीं आता। तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो सब ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कृष्णा और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी ये जानना था कि आखिर यहाँ पर ऐसी चीज़ क्या है कि जो भी दिख रहा है वो यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। लेकिन ये सब लोग ये समझ नहीं पाए और जो आगे हुआ इनके साथ वो काफ़ी खौफनाक है। जैसे ही लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनको वहाँ पे कई फैमिलीज़ दिखी, लेकिन वो सब लोग देखने में थोड़ा अजीब से लग रहे थे और उनकी बोलने की भाषा भी थोड़ी अलग सी थी और वो अपनी नाक के द्वारा बात कर रहे थे। ये सब इनको काफ़ी अजीब सा लगा, लेकिन इन्होंने पूरा फोर्ट घूमा और वहाँ से वापस आने लगे। जैसे ही ये लोग फोर्ट से निकले, ये अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके साथ एक अजीब सी घटना हुई। इनकी दोनों गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी थी, जो कि बहुत विचित्र है। और ये लोग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर ऐसा हो नहीं रहा था। ये सब देखकर कृष्णा के जीजा जी के बड़े भैया ने इनको कहा, चलो यहाँ से पैदल ही चलते हैं, आगे एक ढाबा है, वहाँ पर चलकर चाय पीते हैं। ये लोग ढाबे की ओर चल पड़े। जैसे ही लोग ढाबे पर पहुँचे,
इन सब ने अपने लिए चाय ऑर्डर करी और जैसे ही ये लोग चाय पी रहे थे इनको वापस से वही दो महिलाएं दिखी जो कि इनको आते वक्त दिखी थी। वो महिलाएं कहने लगी, तुम्हारे साथ कुछ अजीब सी घटना तो नहीं हुई? और इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो महिला बोलती है, लेकिन अब होगा। ये सब बोलते हैं, अब कहना क्या चाहते हो? वो महिलाएं बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। फिर वो महिला इनसे अपना सिक्का मांगती है जो उन दोनों ने इनको आते वक्त दिया था और ये लोग सिक्का वापस कर देते हैं। लेकिन कृष्णा के जीजा जी के बड़े भैया थे, उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखकर वो हैरान रह गए थे और उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उनके शरीर से पसीने रुक नहीं रहे थे। ये सब देखकर ये लोग हैरान रह गए कि आखिर इनको हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन वो इन सबको बोलते हैं कि अभी यहाँ से जल्दी से चलो, मैं तुम सबको बाद में बताता हूँ। ये सारे लोग अपनी चाय छोड़कर वहाँ से चल देते हैं और वो जो दो महिलाएं थीं वो हंसने लगती हैं। जैसे ही ये लोग वहाँ से आगे निकलते हैं, सुबह के लगभग 4 बज चुके थे। कृष्णा के जीजा जी के बड़े भैया इनको बताते हैं कि मैंने उन औरतों के पैर उल्टे देखे और उसके बाद ये सब लोग हैरान रह गए। जैसे ही लोग वहाँ से वापस आए, जीजा जी के बड़े भैया को लगभग 2 दिन तक बुखार रहा। तो ये थी एक घटना जो कि कृष्णा के फैमिली मेम्बर्स के साथ हुई और वहाँ पर इनके साथ कुछ और भी बुरा हो सकता था, लेकिन बालाजी की कृपा से आज ये लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक है। तो ये थी आज की कहानी। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। जय श्री राम।